एक्सरसाइज नंबर 6.6 स्टार्ट करने लगे हैं बेटा। और 6.6 स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी थ्योरी है उसकी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन पढ़ने से पहले बेटा मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाना चाहती हूँ, ताकि आप डेफिनेशन पढ़ो तो आपको आसानी से समझ आ जाए। हमारे पास एक एग्जांपल है कि एक आदमी है, वो बैंक में कुछ पैसे डिपॉजिट करता है कुछ मंथ तक। ठीक है, वो पहले मंथ में जो है वो पैसे डिपॉजिट करता है आपके पास 8,000। ठीक है, वो दूसरे मंथ में पैसे डिपॉजिट करता है 16, और थर्ड मंथ में वो 32,000 जो है वो डिपॉजिट करता है। तो इस तरह से वो एक एक मंथ में पैसे डिपॉजिट कर रहा है बैंक में। और उन्होंने पूछा है कि 20th मंथ में उसकी जो डिपॉजिट की गई रकम है वो आप बताइए। तो हमने ये देखा कि हमारे पास जो डिपॉजिट करने वाली वैल्यू है वो किस सीक्वेंस से बढ़ रही है। तो अगर आप देखो कि यहाँ पर मैंने जब 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आया, और जब 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 32 आया, जब 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी फोर्थ वन टर्म आएगी, और इस तरह से ही कंटिन्यू होता रहेगा। इसके साथ बेटा हमने ये भी देखा कि इसमें हमें 20th टर्म फाइंड करने को कही गई है। 20th टर्म अगर हम इस पैटर्न से चलें तो हमें मिलती रहेगी, लेकिन सपोज हमें वो कह देते हैं कि 200th टर्म फाइंड करें। तो अगर हम इस पैटर्न पर चलेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होगा। तो इसके लिए फिर हमने एक प्रोसीजर बनाना है, और जिससे फिर हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है वो हासिल करेंगे। तो मेनली हमने इसमें ये देखा कि जो पहली वैल्यू थी वो डिजिट से मल्टीप्लाई हुई, सेम दूसरी भी उसी डिजिट से, और आगे भी उसी डिजिट से मल्टीप्लाई होती रही। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बेसिकली यही होता है। मैं आपको अगर आप डेफिनेशन दिखाऊं बुक से, पेज नंबर 203, आज सीक्वेंस आपको पता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस भी हमने एक पढ़ी थी। ये सीक्वेंस है, यहाँ प्रोग्रेशन पढ़ लो आप इसको, या आप इसको सीक्वेंस कह लो, दोनों बातें एक ही होती हैं, दोनों नाम एक ही चीज़ के हैं। तो इसी तरह से उसमें कहा एक सीक्वेंस इज ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इफ ए एन ओवर ए एन माइनस वन, यानी एंड वाली टर्म और उससे पीछे वाली टर्म इज द सेम नॉन जीरो नंबर फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू एन, एंड द एन इज ग्रेटर देन वन। बेटा इसका मतलब ये है, जैसे हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस पढ़ी थी उसमें हमें पता था कि अगर एक वैल्यू A1 है और दूसरी वैल्यू A2 है, यानी अगर मैं इसको दूसरी और इसको पहली वैल्यू कहूँ तो हम इसका डिफरेंस कैसे निकालते थे, A2 माइनस A1। हमने देखा था AN में से AN माइनस वन माइनस करते थे, यानी आखिरी AN का मतलब है आपके पास एंड वाली टर्म, और AN माइनस वन का मतलब है कि उससे पहले वाली टर्म, इसको माइनस करते थे तो हमारे पास सीक्वेंस आता था। अब उसने ये कहा है कि अगर आप आखिरी वाली टर्म को डिवाइड कर दोगे उससे पीछे वाली टर्म में, तो आपके पास एक कॉमन रेशो आएगी जो कि नॉन जीरो नंबर होगा। ठीक है, एक देखिए डिवाइड करने से रेशो आती है, कॉमन रेशो है, जो कि अगर हम जो कि हम डिवीजन से अगर हासिल करें तो वो सेम होगी एक सीक्वेंस की। और अगर ऐसी कोई सीक्वेंस हमें मिल जाए तो हम कहेंगे हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। एक बात उसने कहा नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। तो दूसरे हम देखें, अगर हम किसी एक आगे वाली वैल्यू AN है और पीछे वाली वैल्यू अगर AN माइनस वन है, यहाँ पर अगर हमारे पास कोई नंबर ज़ीरो आ जाए, उसको जब मैं डिवाइड कर दूँ, पीछे नंबर हो वो भी ज़ीरो है या कोई और नंबर भी है, अगर मैं उसको उस पर डिवाइड कर दूँ तो आपको पता है आंसर आपके पास ज़ीरो आएगा। इसी तरह से आगे वाली टर्म को पीछे वाली टर्म पे डिवाइड करें, वो भी ज़ीरो हो, तो फिर ज़ीरो को ज़ीरो पे डिवाइड करेंगे तो आंसर ज़ीरो आ जाएगा। इसलिए कहा है उसने कि किसी भी सेंस में आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज में ज़ीरो नहीं होना चाहिए, नॉन ज़ीरो नंबर्स होने चाहिए। क्योंकि जब आपके पास ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म बनती है तो वो एग्जिस्ट नहीं करती, हमारे पास मैथ एरर आ जाता है। हम वो वैल्यू मैथ में डिफाइन नहीं करते, वो अनडिफाइन होती। इस वजह से इसने यहाँ पर स्पेसिफिक वर्ड बोला है जो नॉन जीरो का। और उसने कहा वो तमाम नंबर जो हम लेंगे वो नेचुरल नंबर से लेंगे, और वो n जो है वो ग्रेटर देन होगा वन से बड़ी वैल्यूज़ के लिए। द क्वोशंट का मतलब जो इसका आंसर आएगा करके, यूजली डिनोटेड बाय जी। तो बेटा उसमें उसने एक क्वेश्चन का मतलब जो इनको डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। जैसे मैं आपको कहूँ, यहाँ पर मेरे पास एक सीक्वेंस है 3 और 6 12। तो अगर आप देखो, हमने इस सबको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें आगे वाली सीक्वेंस का नंबर मिल रहा है। तो अगर मैं 6 को डिवाइड कर दूं 3 पे, तो आपके पास क्या नंबर आ जाएगा, आपके पास नंबर आ जाएगा बेटा 2। तो यही उसने कहा है जो क्वोशंट आ रहा है आपके पास वो R से डिनोट किया जाता है एंड इज कॉल्ड द कॉमन रेशियो ऑफ द
geometric progression, it is clear that R is the ratio of the any geometric progression to its predecessor, पीछे आने वाले का, ठीक है. द कॉमन रेशो इज डिफाइंड ओनली फॉर ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट इज नॉट टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज जीरो. तो डेफिनेशन की आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी बेटा. इसके आगे थोड़ा सा रूल है, पेज नेक्स्ट अगर आप निकालो, मैं बुक से ही दिखाऊँ आपको. जैसे मैंने आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का भी रूल बताया था, पीछे वाली टर्म से आगे वाली टर्म निकालना सीखी थी, इस तरह से इसको भी बेटा थोड़ा सा फाइंड करना सिखा दूँ मैं आपको. अगर मैं आपको कहूँ कि आपने A2 फाइंड करना है, हमने बेसिकली इसमें ये देखा था, हमारे पास जो पहली टर्म है वो A1 होती है, और जो A2 हमारे पास आई है वो A1 से एक कॉमन नंबर को मल्टीप्लाई किया जिसको हमने R कहा, और उससे दूसरी टर्म आ गई. तो इससे हमें पता चला कि A2 कैसे आई हमारे पास. A2 हमारे पास कैसे आई, हमने पहली वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई किया एक मल्टीपल एक डिजिट से जिसको हमने R कहा. तो हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो A2. इसी तरह से अगर मैं A3 निकालना चाहूँ तो A3 कैसे निकलेगी आपके पास, आप कहोगे जो दूसरे वाली वैल्यू है उसको दोबारा उसी R से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास A3 आ जाएगी. A4 कैसे आएगी आपके पास, आपको उससे पीछे वाली वैल्यू को मैं दोबारा R से मल्टीप्लाई करूँ तो आपके पास A4 आ जाएगी. अच्छा, एक और टर्म में इसको अगर मैं शो करूँ कि A2, ये मैंने शो तो कर दिया इसको यहाँ पर. A2 को अगर मैं बेटा क्या करूँ, ये वाली वैल्यू A2 की यहाँ से पुट कर दूँ. A3 तो आ गया ना, उसमें A2 चूज़ हो रहा है, A2 ऊपर दिया हुआ है. अगर मैं A2 की जगह लिख दूँ यहाँ पर A1 R, और ये वाला R वैसे ही है, तो ये क्या आया, A1 R स्क्वायर, 2 R हो गए. इस तरह अगर मैं A3 निकालूँ, A4 निकालूँ, A4 में A3 यूज़ हो रहा है, और A3 हमारे पास क्या आया, वो ये आया है. मैं अगर इसमें ये वाली वैल्यू पुट करूँ यहाँ पर, इसकी जगह ये मैंने रिप्लेस कर दिया, और ये वाला R एज इट इज़ रहा अगर, तो बेटा ये फिर क्या आ गया, A1 R क्यूब. आप देख रहे हो कि यहाँ पर अगर मैं इस तरह चलते जा रही हूँ तो यहाँ पर जो भी आपके पास सबस्क्रिप्ट है उसके कोरस्पॉन्डिंग में आपके पास जो ओवरऑल आंसर आ रहा है वो एक कम आ रहा है आर की पावर के साथ, और यहाँ पर कॉमन चीज़ आ रही है A1. ठीक है, तो ये हमने इससे एक रिजल्ट बना लिया कि अगर जनरली मैं AN तक ये वैल्यूज़ लेकर चलूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, पहले A1 रहेगा, फिर R रहेगा, और R क्या होगा, इस N से एक कम होगा. तो ये बेटा हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज के nth टर्म के लिए एक रूल आ गया, एक फॉर्मूला आ गया, जो आगे हमने 6.6 में तकरीबन यही यूज़ करना है. ठीक है, तो अब बेटा 6.6 के क्वेश्चन नंबर की तरफ 1 की तरफ चलते हैं. आपको पता है जो स्मार्ट सिलेबस का क्वेश्चन है आपके इस एक्सरसाइज में, वो है क्वेश्चन नंबर 1. और क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं. उसने क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है और 3 है स्टार्टिंग में जो सेम है, उनमें से मैं 1 करवा देती हूँ, आप 2 और 3 खुद देख लीजिएगा. उसने कहा फाइंड द फिफ्थ टर्म. उसने फिफ्थ टर्म फाइंड करने को कह दी है. एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बेटा आपको दी हुई है, और वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसी है जी. जी, तो हमारे पास बेटा सीक्वेंस गिवन है. सीक्वेंस में वो आपके पास क्या कह रहे हैं, थमेटिक सीक्वेंस, सॉरी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस गिवन है, और उसने उसमें फिफ्थ टर्म फाइंड करने को कही है. हमारे पास A1 मौजूद है, 3 आपके पास गिवन है. इसकी रेशो, आपको रेशो, क्योंकि हमें जो जनरल फार्मूला रिक्वायर्ड है ना AN का, अभी मैंने आपको बताया, उसमें AN और R रेस टू द पावर n-1 है. हमारे पास इसमें A1 चाहिए, अब R का डिफरेंस चाहिए, और N नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए. A हमें पता होता है हमेशा पहली टर्म होती है, R इसमें रेशो है उन दोनों कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान में. तो आपको पता है आप किसी भी दो कंसेक्टिव टर्म्स को डिवाइड कर दो तो आपके पास R आ जाएगा. आप चाहे इसको इस पे कर दो, इसको इस पे कर दो, ये आगे आने वाले पे कर दो, तो आपके पास R आ गया. N आपके पास कितनी थी बेटा, उसने फिफ्थ टर्म कही थी ना, तो उसका मतलब आपका जो है वो फिफ्थ है, 5 है. ठीक हो गया. मैं इसमें वैल्यूज पुट कर देती हूँ जहाँ जहाँ पर हमें चाहिए. A1 की जगह आप पुट कर दोगे 3, और R की जगह 2, n to raise to the power 5 - 1. इसको सॉल्व कर लें. 2 4 2 बार 4 32 16 3 बार 48. A5 आ गया आपके पास 48. तो ये हमारा आंसर था. उसने यही कहा था जस्ट फिफ्थ टर्म को फाइंड करें. यानी हमें इसमें ये बात देखनी है कि उसने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का वर्ड खुद यूज़ कर लिया. आपको पता होना चाहिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, उसमें आपको क्या क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए, A1 चाहिए और
एन वैल्यू चाहिए और जो नंबर ऑफ जितनी भी नंबर ऑफ टर्म उसने फाइंड करने को कही है, जितनी भी टर्म फाइंड करने को कही है, वो फिर आप ऐसे फाइंड कर लोगे। ठीक है जी बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, तो इसके साथ आपको जो है वो 2 और 3 भी बिल्कुल सेम ऐसे ही हैं। 3 थोड़ा सा मैं आपको स्टार्ट करवा देती हूँ, तो आपको आइडिया हो जाएगा इसके साथ ही कि 3 में बेटा उसने एक आपको बिल्कुल वैसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गिवन है। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के साथ में आपको पता है कि उसने 12th टर्म फाइंड करने को कही है आपको। तो A1 आपको पता है 1 प्लस आयोटा आपके पास, और n आपके पास 12 है, और सिमिलरली आपके पास r चाहिए। तो r आपको पता है आपको ऐसे मिल जाएगा, इसको आप इस पे डिवाइड करोगे। ठीक है, तो जब इसको डिवाइड किया, अब नीचे आ गया आयोटा। डिनोमिनेटर में जब आयोटा आ जाए तो आप इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, आपको डिनोमिनेटर में से आयोटा रिमूव करना पड़ता है, आपको की वैल्यू को सिंप्लीफाई करना पड़ता है। तो आपको पता है आयोटा की वैल्यू को हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, उसको रैशनलाइज करते हैं, साइन चेंज करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। रैशनलाइजेशन का ये रूल है। अगर हम इसको नेक्स्ट आगे सॉल्व करें तो मल्टीप्लाई हो रहा है सिंपली, ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a प्लस बी ए माइनस बी। आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू आप ये पढ़ चुके हो पहले बेसिक 10th क्लास में, तो उसको हमने लगाया यहाँ पर, और अंदर आयोटास को मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ये ऐसे करते हैं कि हाँ बिल्कुल, इसको आयोटा को अंदर ले जाती हूँ, 2 को भी बाहर रहने देते हैं क्योंकि 2 जो हमारे पास नीचे सॉल्व हो, सिर्फ आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। आप चाहो तो 2 को भी कर सकते हो, दोनों से इफेक्ट सेम ही पड़ेगा। आपको पता है आयोटा की वैल्यू होती है -1, जब मैं यहाँ -1 पुट करूँगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये बेसिक कैलकुलेशन है, आप खुद भी कर सकते हो। तो ये आ गया आयोटा, इसकी वैल्यू भी +1 हो जाएगी, ये 2 से कैंसिल हो गया, तो आर की वैल्यू आ गई 1 प्लस आयोटा और आयोटा +1। तो ये हमें आर भी चाहिए था, वो भी आ गया। सिंपली अब उसने ए 12th टर्म फाइंड करने को कही है, तो आपको पता है A1 आर एंड आर इज टू द पावर n-1, इसमें वैल्यूज पुट करें और आपके पास सिंपल सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 के बाद बेटा 2 भी ऐसे ही करना है, वो कर लीजिएगा। 2 3 हो गए, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 8। तो आप बड़ा 8 क्वेश्चन अपना निकाल लें। 8 क्वेश्चन पे क्या लिखा हुआ है, शो दैट द रेसिप्रोकल्स ऑफ द टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस फॉर्म अनदर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। उसने कहा है कि आपके पास बेटा एक दी हुई है, क्वेश्चन 8 स्टार्ट करने लगे हम। ठीक है, तो उसने बेटा एक ये दी है आपको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, एक जनरल ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दे दी है। तो अब वो कह रहा है कि ये शो करो कि ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, इसका रेसिप्रोकल लिया जाए तो उससे भी जो एक सीक्वेंस बने वो भी एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हो। ये बात याद रखने की है एमसीक्यूज वगैरह के लिए। इन जनरल अगर आप याद करो कि अगर कोई सीरीज़ ज्योमेट्रिक हो, अगर कोई सीक्वेंस ज्योमेट्रिक हो, तो उसकी रेसिप्रोकल भी एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ही होती है। ये बात हमें पता है, हमने इस बात को प्रूफ भी करना है। ये हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीरीज़ आपको वट एवर गिवन है, हमने इसका क्या ले लिया सबसे पहले, क्योंकि ना हमने उसके रेसिप्रोकल को प्रूफ करना है ना, कि वो हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। तो सबसे पहले हम इसका लेते हैं रेसिप्रोकल। अच्छा, of reciprocal of terms in given geometric progression। स्टेटमेंट आप थोड़ा बहुत अपने पास से भी लिख सकते हो। इनको रेसिप्रोकल कर लिया सिंपली, और कुछ नहीं करना। आई गेस ये 4 था। ठीक है, अच्छा अब उसने बेटा ये कहा है कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो हमें पता है कि इनकी कॉमन रेशियोज इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो हम इनकी कॉमन रेशियोज़ निकालते हैं। ज़रा देखें, इसकी इससे निकलेगी। अगर मैं इनकी कॉमन रेशियोज़ निकालूँ, ये बात हमें खुद पता पता है कि अगर ये बात ऐसी है तो होना चाहिए। हमें पता है ये, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, आपको पता है पहली टर्म डिवीजन, दूसरी टर्म, तो डिवाइड के पास डिवाइड है। तो अगर मैं कोई से भी 2 रेशियोज़ निकालूँ वो इक्वल होंगे, तो मैंने उनको इक्वल रख लिया। आप चाहो तो सेपरेटली भी निकाल सकते हो, मैंने इकट्ठा रख के निकाल लिया। इस टर्म को डिवाइड किया दूसरी टर्म में। अब इसको क्या करना है, सिंपल करना है। आगे मैं यहीं कर रही हूँ। आपको पता है जब ये डिवीजन के साथ डिवीजन होती है तो वो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाता है। आप वो मल्टीवाइड डिवीजन वाला एक स्टेप भी ऐड कर सकते हो। बहरहाल मैं नहीं कर रही, तो ये यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली इधर भी ऐसे ही होगा, राइट हैंड साइड पे
10⁻⁴। अब देखिए ये कटिंग हो गया और ये कटिंग हो गया। हमारे पास जो पीछे बचा है वो बचा ही ये। अब देखिए दोनों का जो रेशो है वो बिल्कुल सेम है, तो हमें ये ही पॉइंट देखना था कि ये चीज़ कॉमन रेशो दोनों की सेम आ रही है, तो जो शो कर रहा है हमारे पास कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो इसके लिए सेम है। तो हम यहाँ लास्ट पे लिखेंगे कि विच शोज़, जो हमारे पास अभी शो कर रहा है दैट द सीक्वेंस, जो सीक्वेंस अभी रेसिप्रोकल वाली देखिए ना 1/, वाली आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये सीक्वेंस लिख के आपने बता देना है कि ये बात ही प्रूफ करनी थी कि वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। हमने वो लिख के प्रूफ कर दिया, ठीक है। एक स्टेप वाइज चलिएगा और उसी तरह से लिखना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 था, ये मुकम्मल हो गया। ऐसे ही छोटा सा क्वेश्चन था, ऐसे ही बताना था। क्वेश्चन 8 के बाद क्वेश्चन 9 देखिए। क्वेश्चन 9 में क्या कहा है, फाइंड दी 9th बी जो आपके पास है वो ऐड है। फाइंड द nth टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इफ़, nth टर्म फाइंड करनी है बेटा इसमें, और उसने इफ़ के बाद कंडीशन दी है हमें A5/A3 4/9 एंड A2 इज़ इक्वल्स टू 4/9। अच्छा बेटा, अब उसने ये दो चीज़ें दी हैं और इसको यूज़ करते हुए, जैसे हमने अरिथमेटिक में भी किया था पीछे वाली एक्सरसाइज में, हमने इसमें से ना n फाइंड करना है, यानी nth टर्म फाइंड करनी है, यानी आपको चाहिए an। ये चीज़ हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो पहले हम इस वाली साइड को यूज़ कर लेते हैं जो हमारे पास है। आपको पता है A5 का मतलब होता है A1 और R4। अगर मैं डायरेक्ट लिखूँ ना, आपको पता है n-1 है, तो n-1 का मतलब 5 - 1 4। और अगर मैं A3 लिखूँ इसी तरह, मैं इन दोनों को खोल रही हूँ ताकि मैं इसको इसके ऊपर लिख सकूँ और कुछ ना कुछ चीज़ मेरे पास आए जो मुझे इसको सॉल्व करने में मदद देगी, ठीक है। A1 R2 आ जाएगा, और साथ में अगर मैं यहाँ पर ये तीसरी चीज़, चले बाद में लिखते हैं ना, इसको भी हम सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं। तो बेटा अब इसकी जगह इसकी ये वैल्यूज़ लगा दूँ, अगर मैं ये यहाँ और ये यहाँ लिखूँ तो मेरे पास क्या आएगा नीचे इसकी, इज़ इक्वल्स टू ये एज इट इज़। अब देखिए इसमें से क्या मिल रहा है, ये कट रहा है, आर स्क्वायर से कट गया, आपके पास ये आ गया, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अगर आप दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लोगे तो आपको पता है +-2/3 आ गया। यानी एक साइड मैंने यूज़ किया, एक साइड मैंने यूज़ किया और हमारे पास क्या जी, हमारे पास आर आ गया +- की फॉर्म में। अब बेटा बिल्कुल जो है ये दोनों को मैंने इधर यूज़ कर लिया। अब ये वाली कंडीशन को लेके आते हैं, देखते हैं इसमें से हमारे पास क्या आता है, क्योंकि हमें आर तो चाहिए ही था ना हमारे, हम इसको भी यहाँ यूज़ कर लेते हैं कि A2 का मतलब आपके पास होता है A1 और r⁻1, वो 1 डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इस A1 में A2 की वैल्यू निकालने में हमारे पास इधर क्या मौजूद है, वो उसने कहा है कि जो A2 है ना आपके पास वो है 4/9, यानी A2 का फार्मूला ये, A2 की वैल्यू ये, इसमें ये देखें इसमें इस फार्मूले में A2 की जगह मैं क्या लगा सकती हूँ, A2 की वैल्यू। तो मैं इस वाले फार्मूले को यूज़ करके यहाँ लिखूँ ये, और ये वैसे का वैसे, मतलब उसमें जो ऊपर वैल्यू दी हुई थी मैंने उस फार्मूले में उसकी जगह उसको लगा दिया। अब आपको पता है पीछे हम आर की वैल्यू भी निकाल चुके हैं, तो हम आर की वैल्यू भी यहाँ पुट कर सकते हैं। यानी मेरे पास आ गया है A1 r = 4/9, और जो पीछे वाली इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया यहाँ से, इसमें मेरे पास आर की वैल्यूज एक बार प्लस एक बार माइनस, तो मैं दोनों इसमें पुट करती हूँ। एक बार r 2/3, एक बार r - 2/3, इसी में पुट करूँगी, किसी में, इसमें। तो आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ और आएंगी, हमें जो रिजल्ट चाहिए। सॉरी, A1 और r की जगह 2/3, बाकी जो नहीं है वो लिख दिया ऐसे। A1 r - 2/3 और 4/9। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो A1 का आंसर आएगा ना, इसको वहाँ लेके जाना पड़ेगा, यहाँ 2/3 है, वहाँ जाके 3/2 होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो गया। आपको पता है, इस बात का पता होना चाहिए आपको। तो जो फाइनल आंसर आएगा आपके पास आ जाएगा 2/3, और इधर से फाइनल आंसर इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, और 3 - 2/3, यानी A1 भी आ गया आपके पास 2, आपके पास R भी आ गया। अब हमें चाहिए अपनी 12th टर्म, तो हम अपनी जो है वो 12th टर्म को देख लेते हैं, हमें कैसे चाहिए। nth टर्म का फॉर्मूला होता है A1 Rn-1। तो अब देखिए हमारे पास एक R जो है वो प्लस वाला था, प्लस वाले R के साथ प्लस वाला A1 आया,
माइनस वाले आर के साथ माइनस वाला A1 आया, तो AN निकालना है, वो प्लस के लिए अलग होगा और माइनस के लिए फिर अलग निकालना पड़ेगा। अगर आंसर पॉजिटिव एक ही आता तो उसके लिए एक ही बार AN टर्म निकालते। इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास जो AN टर्म आएगी वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह से आ सकती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, A1 की वैल्यू इधर ये वाली साइड को लेके चलते हैं, तो A1 इधर 2/3 थी और इसमें R आया था जो हमने यूज़ किया था प्लस 2/3, ठीक हो गया। अच्छा, और हमने क्या किया बेटा, इसमें इसको जब, और इसमें हमारे पास n-1 का मतलब है आप इधर n-1 ही लिखोगे। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, आपको पता है इसके ऊपर कोई पावर नहीं, इसके ऊपर पावर 1 है, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर पावर 1 है तो ये और ये बेसिस सेम है, वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। अगर आपको पता है इनकी पावर्स को आप कैसे ऐड करते हो, इसको एक बार लिखते हो बेस को, और पावर को कैसे 1 + n-1, इनकी पावर्स को ऐड करोगे तो आपके पास लास्ट में क्या बचेगा, सिर्फ n। तो आपके पास AN का आंसर आ जाएगा 2/3 n। इसी तरह अगर से मैं नेगेटिव वैल्यू पुट करूँगी ना इसी फॉर्मूले में, आपने इसी प्रोसीजर से चलना है, तो आपके पास क्या आएगा, A1 R n-1, इसमें A1 क्या पुट करूँगी, -2/3, और बेटा R क्या पुट करूँगी, -2/3, ठीक है। और इसके ऊपर है n-1, इसमें n-1 सेम उस तरह से करेंगे जिस तरह से अभी किया है। AN = -2/3 एक बार लिखा क्योंकि बेसिस सेम थी, पावर्स को ऐड कर लिए तो वो 1 से कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास आंसर आ गया। पहले आपने यही करना है, हमारे पास ये चीज़ गिवन थी, हमने इनको ओपन किया, इनके फार्मूलाज यूज़ किए, वो इसमें पुट किए, उनसे हमें R मिल गया, सिर्फ R मिल सकता था इसमें से। फिर हमारे पास एक और इन्फॉर्मेशन थी, हमने उसको यूज़ किया, उसमें से हमारे पास क्या आ गया, आपके पास आ गया था A1 चाहिए था, R चाहिए था। आपको पता है इस इन्फॉर्मेशन को हमने सॉल्व करने के लिए दो चीज़ें चाहिए थी, हमारे पास मेन फार्मूला था, हमने लगाया और वहाँ से अपनी वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया, ठीक हो गया। तो ये वैल्यू थी बेटा जो हमें चाहिए थी, जो ये क्वेश्चन था जो हमारा मुकम्मल हो गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 के बाद जो नेक्स्ट स्मार्ट सिलेबस के क्वेश्चन है, आई थिंक सो वो है क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहे हैं वो बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 है, कहाँ गया, इफ़ 1/A 1/B and 1/C are in arithmetic progression then शो दैट द कॉमन रेशो, उसने कहा है अगर ये है अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, उसने बता दिया। देन उसने कहा बताओ अगर इस सीक्वेंस की, अगर इस सीक्वेंस जो छोटी सी है सीक्वेंस, तीन डिजिट की, 3 नंबर्स की, 3 एलिमेंट्स की, तो जो उसने कहा इसकी कॉमन रेशो आएगी, वो ऐसा रिजल्ट बना के दिखाओ। इसका मतलब होता है जब इस तरह का एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी क्वेश्चन आया था तो हमने उसमें क्या किया था, उनकी जो है हमारे पास डिफरेंसेस निकाल के उन दोनों को कंपैरिजन कर लिया था। यहाँ पर वो डिफरेंस किसको कहते हैं, कॉमन रेशो को। तो बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, इसकी हम रेशो निकालते हैं। सो देयर एग्जिस्ट अ कॉमन रेशो अगर आप लिखो तो हम कहेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा आपके पास। सो हमारे पास कॉमन रेशो क्या एग्जिस्ट करेगी, अगर मैं इस साइड की निकालूँ, आपको पता है 1/B और डिवाइडेड बाय 1/A, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा, A ऊपर चल के मल्टीप्लाई होकर A/B दे देगा, ठीक है। अगर मैं इसकी कॉमन रेशो निकालूँ तो वो होएगी 1/C डिवाइडेड बाय 1/B। अगर मैं इसको भी सॉल्व करूँगी तो वो बेटा आ जाएगा B/C। दो कॉमन रेशोज आ गई हैं आपको। अगर ये 1 और 2 नज़र आ रही हो, अगर इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो अगर मैं कंपेरिजन करूँ तो मैं इसकी राइट हैंड साइड को भी कह सकती हूँ ये इक्वल है, ठीक है। तो अगर इक्वल है और साथ में, लेकिन उसने साथ में जो आंसर लीक का आपको कहा हुआ ना वो रूट में है, इसका मतलब हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ को एक साथ इकट्ठा किया गया। कैसे इकट्ठा किया गया है, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करूँ 2 से, आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई होती है लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई होती है राइट हैंड साइड से। तो आ जाएगा R², B से कैंसिल हो गया, तो हमें चाहिए इसका रूट, क्योंकि प्लस माइनस में आंसर है, तो हमारे पास आंसर आ गया A/C। तो ये हमें चाहिए था, कॉमन रेशो उसने की थी एंड चाहिए, हमने कहा हाँ हमारी कॉमन रेशो ये आ गई इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को यूज़ करते हुए। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट क्वेश्चन जो है वो 14 है, उसको देख लें। 14 क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इफ थ्री कंसेक्टिव नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर इंक्रीज्ड बाय दिस रिस्पेक्टिवली। उसने कहा है कि आपके पास जो है ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर 3 नंबर्स हैं। तो पहले तो उसने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात की, हमें पता है कि
जो कंसेक्टिव नंबर होते हैं, लेट 3, या आप लिख लीजिए कंसेक्टिव नंबर्स इन AP इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो क्या होंगे वो देख लेते हैं। आपको पता है दरमियान वाला अगर मैं A1 लूँ तो इससे पहले ले लेते हैं 1 माइनस डी। ये नंबर हमने पहले भी डिस्कस किए हुए कैसे आते हैं। तो ये 3 मैंने नंबर जब खुद से लेट करने हो ना, आपको पता है वो खुद से लेट फिर ऐसे ही करते हो आप लोग, आपकी मर्जी है। आप A1 माइनस डी से लेते तो इससे पीछे और आगे नंबर ले लेते। हमने दरमियान वाले को लेते हैं क्योंकि इससे A1 मिल जाता है और वो फिर हमें आगे बड़ा यूज़ हो जाता है इजीली, तो इसलिए हम फिर ये इसी सीक्वेंस में नंबर ले लेते हैं अपने, ठीक है। उसने कहा अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में थी, 3 कंसेक्टिव नंबर थे, तो क्या था बेटा, तो फाइंड द ओरिजिनल नंबर इफ देयर सम। तो उसने कहा उसको हमने इंक्रीज़ किया और इंक्रीज़ किया, यानी हर नंबर को इंक्रीज़ किया गया। पहले नंबर को उसने कहा है इंक्रीज़ किया गया 1, इसमें इंक्रीज़ किया 4, इसमें इंक्रीज़ किया 15 रिस्पेक्टिवली, का मतलब है तरतीब के साथ। देन द रिजल्टिंग नंबर आर इन, और उसने कहा जब ऐड करने के बाद जो नंबर आएंगे वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे। अभी ये जो नंबर हैं पहले जो सिंपल लिखे हैं ये हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। तो उसने कहा फाइंड द ओरिजिनल नंबर्स इफ़ देयर सम इज़ 6। उसने कहा ओरिजिनल नंबर फाइंड करो अगर इनको सम किया जाए तो 6 आए। तो हम पहले कर लेते हैं इनको सम बाय द गिवन कंडीशन, यहाँ लिख लीजिएगा फ्रॉम गिवन कंडीशन। उसने कहा है गिवन कंडीशन में अगर इसको सम किया जाए तो आता है 6। इसको सम कर लेते हैं, डी से कैंसिल हो गया, 3A1 आ गया 6, A1 आ गया 2। हमने इसको ऐड किया तो हमारे पास ये आ गया। अब उसने जो दूसरी कंडीशन दी है ना, वो दूसरी कंडीशन उसने ये की थी कि इन सब में कुछ ऐड किया गया। इसमें ये दूसरा ये नंबर दिया है और तीसरा उसने 15 दिया। उसने कहा रिस्पेक्टिवली ऐड किया ना, तो हमने एक एक नंबर में एक एक सीक्वेंस के नंबर में एक एक डिजिट ऐड करते गए हैं जिस सीक्वेंस में उन्होंने दिया हुआ था। क्वेश्चन आपके सामने ही होगा बुक में। अब हमें लिखेंगे कि ये जो सीक्वेंस बना है ये हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। ठीक हो गया। अब बेटा हम उसी तरफ चलते हैं सेम, और अब देखें इसको, इसमें देखें इसमें बिल्कुल ही हमारी सीक्वेंस बन गई और हमें इसमें चाहिए क्या, वो नंबर चाहिए ओरिजिनल, यानी उसकी जो है ना रिजल्टिंग नंबर्स आ रहे हैं जो मैंने फाइंड द ओरिजिनल नंबर चाहिए ओरिजिनल। तो इसमें से फिर हम A1 और D निकाल लेते हैं। A1 आपके पास है, A1 इसमें ज़रा पुट कर लेते हैं ताकि जो सीक्वेंस नज़र आ रहा है ना ज़रा डिफ़िकल्ट सा, वो ज़रा आसानी से आपके सामने आ जाए, क्योंकि जो वैल्यू ऊपर निकाली है उसको यूज़ तो करना है ना। तो इस तरह आ गया आपके पास 3 माइनस डी, 6 आ गया, ये आ गया 17 और डी। अभी भी ये चल रहा है इसके साथ ही, लेकिन ये हमारे पास बेटा एक सीक्वेंस बन गई है। तो अब अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूं जैसे हमने निकाला है, क्योंकि हमें इसमें हमें वैल्यू चाहिए ना आपके पास। आपको पता है अगर आपने इस सीक्वेंस की तरतीब निकाली उसमें आपको ए आ मिल गया, आपको डी चाहिए, ठीक है। तो डी का मतलब ये है कि इसको अगर स्पीड डी का मतलब यहाँ वो वाला डिफरेंस नहीं है। डी का मतलब अभी आप ले रहे हो किस सेंस में, आप इसको ले रहे हो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में वो डी क्या होता है, वो डिफरेंस होता है। तो अगर मैं इसको इस पे डिवाइड कर दूं या इसको इस पे डिवाइड कर दूं तो वो क्या होगा, इक्वल। देखिए ना टोटल इतनी सी सीक्वेंस है, इसको मैं इक्वल रख सकती हूँ। कॉमन डिफरेंस है पर डी कॉमन आके तभी निकलेगा दोनों साइड से, अगर हम उनको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया और इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आएगा 15, ठीक है 21, और +3D -17D प्लस डी स्क्वायर, सॉरी -D²। इसको रीअरेंज करिए, सॉल्व कीजिए, आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा बेटा वो आ जाएगा वट एवर जो भी आता है 14D और -15। यानी मैंने इसकी जो थी ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया, आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाना है इस वैल्यू को और सॉल्व करना है, लास्ट पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनेगी सेकंड डिग्री की, ठीक है। तो इसको आपको डी चाहिए ना, आपने इसमें से क्या बनाना है, इसकी पेयरिंग बनाए या आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे, कैलकुलेटर से निकाल लीजिए। तो आपके पास जो पेयर आ जाएंगे वो जो भी आएंगे, यहाँ हमारे पास पेयर लिखे हुए हैं, 2 पेयर आ गए डी सॉल्व करने के बाद आफ्टर सॉल्विंग दिस।
या तो वो D-15 आ सकता है या वो 1 आ सकता है। अब हमने देखा कि हमारे पास जो A1 था वो ऊपर आया हुआ था 2 और हमारे पास D आ गया -15, या हमारे पास A1 जो है वो था 2 और उसका D आ गया 1। दोनों D को उस A के साथ रखना है। तो अब क्या करूँ, अगर ये जो मुझे नंबर्स कहे थे ना, जो हमारे पास ये जो सीक्वेंस बनाई थी मैंने शुरू में लिखी थी ये, इसमें जो नंबर मौजूद है वो निकालना तो हमने बिल्कुल वो दोनों तरफ लिख ली, क्योंकि इधर भी दो दो वैल्यूज़ का यूज़ हो रहा है। जैसे आपके पास पीछे हुआ था ना, तो अब इन दोनों जगहों पर ए और डी की वैल्यू रखेंगे तो तीनों नंबर आ जाएंगे, इधर भी रखेंगे तो तीनों नंबर आ जाएंगे। तो वही हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर्स थे। उसने कहा था वो जो सीक्वेंस के जो नंबर है ना, वो बताइए कि वो कौन कौन से नंबर थे असल में, जिनको हमने खुद से सपोज किया था कि वो वाली कंसेक्टिव नंबर्स की एक सीक्वेंस ये बन रही है, ठीक है, प्रोग्रेशन ये बन रही है। तो बेटा ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, जो लेक्चर आज का वाइंड अप हो गया है। 6.6 कंप्लीट हो गई है। अच्छा, इसके बाद जो है ना बेटा आपकी ये वीक के लेक्चर्स भी ख़त्म हो गए हैं। 6.7 रहती है, 9 और 10 आई थिंक सो, 3 से 4 एक्सरसाइज आपकी रहती हैं। होपफुली अगर आपके नेक्स्ट वीक में लेक्चर होते हैं तो ठीक है, मैं आपको करवाऊंगी जिस सीक्वेंस हम चल रहे हैं। अगर नहीं होते तो मैं ये लाजमी करूँगी कि इनकी वीडियोस बना के तीनों की, तो मैं जिस लिंक से आप ये ओपन करते हैं उस लिंक पे आप जाके अगर दोबारा ओपन करेंगे तो आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी, और आपने वहाँ बाकी जो है ना एक्सरसाइज की वीडियोस भी वहाँ से फिर देख लेनी है, ठीक है। बाद में वीकेंड पे मैं कर दूँगी, ठीक है। तो इस आज के लिए फिर बेटा इतना ही है। ओके, अल्लाह हाफिज़।